हेलो दोस्तों, आप सबका रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त जमी हिंदुस्तान की हो। हाँ दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं जीव यानी क्रिएचर। तो क्रिएचर के बारे में जिक्र करेंगे। तो जो क्रिएचर है वो दो भागों में विभाजित है, उनको जिक्र करेंगे। उसके बाद जो है पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रतिशत नियम या जिसको लिंडेमान का नियम भी बोलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि मज़ा आने वाला है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर जीव, जिसको इंग्लिश में क्रिएचर बोलते हैं, जो कि दो भागों में बटा है, एक स्वपोषी दूसरा परपोषी। तो इसके पहले जो वीडियो हमने आपको पढ़ाया था उसको आप जरूर देखिएगा, जिससे और आप ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या कर लेते हैं? अपना भोजन क्लोरोफिल के कारण स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, तो वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी कौन कहलाते हैं? पेड़ पौधे। कौन कहलाते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इनको किसी से बनवाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं भोजन बनाने वाला स्वपोषी कहलाता है, ठीक है। कौन कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है, ठीक है। जो स्वपोषी, ठीक है, तो स्वपोषी में ध्यान दीजिए कि केवल पादप स्वपोषी होते हैं, यानी जो पादप जगत होता है वही क्या होता है? स्वपोषी होता है। तो पादप जगत ही स्वपोषी होता है, ठीक है। लेकिन जो जीव जगत होता है वो स्वपोषी नहीं होता है, यानी जंतु जगत जो होता है वो स्वपोषी नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है इसमें से जो है कौन सा स्वपोषी जगत से संबंध रखता है? तो उसमें पादप ऑप्शन रहेगा। तो पादप जगत जो होता है वो स्वपोषी से संबंध रखता है, ठीक है। लेकिन जो जंतु होते हैं वो इनसे संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा युगलीना का। किसका नाम सुना होगा? युगलीना का। युगलीना का, ठीक है। तो जो युगलीना है, ठीक है, जो युगलीना है ये पादप और जंतु जगत दोनों से संबंध रखता है, ठीक है। कौन? युगलीना। तो युगलीना ही एक ऐसा ऑप्शन है जो पादप और जंतु जगत यानी स्वपोषी परपोषी दोनों से संबंध रखता है, ठीक है। युगलीना ये जो है दिन में स्वयं भोजन बना लेता है, ठीक है। जो युगलीना है दिन में क्या करता है? स्वयं भोजन बना लेता है और या दूसरे जीवों को भी खा लेता है, ठीक है। कौन? युगलीना। जो युगलीना होता है दिन में भोजन अपना स्वयं बनाएगा और खाएगा, ठीक है, लेकिन क्या करेगा? दूसरों को भी खा लेता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है स्वपोषी और परपोषी दोनों है, यानी पादप जगत और जंतु जगत दोनों से संबंध रखता है। कौन? युगलीना। तो युगलीना का आपने फिगर देखा होगा, जो है कैसा होता है? जो युगलीना का फिगर होता है ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। जो युगलीना का फिगर होता है ऐसे होता है, ठीक है। तो जो युगलीना है ये पादप और जंतु जगत दोनों से संबंध रखता है। ये है हमारा स्वपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं, ठीक है। हम बात करने वाले हैं आगे। तो स्वपोषी आप समझ गए। चलिए आगे हम बात करें तो परपोषी। किसका जिक्र करेंगे? परपोषी। तो जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो परपोषी होता है, परपोषी यानी दूसरे के ऊपर अपना पोषण करने वाला, यानी अपना पेट भरने वाला ही परपोषी कहलाता है, ठीक है। यानी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, वो उसको खा लेगा तो उसको खा लेगा, वो उसको खा लेगा। यही सिस्टम लगा रहता है किसमें? परजीवी में लगा रहता है, ठीक है। तो जो परजीवी होता है ये 5 प्रकार
1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर परजीवी के 6 प्रकार हमने डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो जो 6 प्रकार हैं उनको आइए देखते हैं। तो जो परपोषी के 6 प्रकार हैं, परपोषी ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ऐसे, ठीक है। वह ऐसे जीव जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है, ये अपना भोजन जो है एक दूसरे से ही प्राप्त करते हैं। वो उसको खाएगा तो वो उसको खाएगा, किसके अंतर्गत? परपोषी के अंतर्गत। परपोषी में एक पहला है इसमें सहोपकारिता। क्या है इसमें? सहोपकारिता। तो सहोपकारिता क्या होती है? सहोपकारिता, इसको रेड कलर में हमने लिखा है सहजीविता, यानी सहोपकारिता आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सहजीविता से समझ लेंगे। सहजीविता का मतलब है कि इसमें दोनों को लाभ हो, यानी जो भी काम हो उसमें दोनों को लाभ जहां होता है वही सहजीविता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहजीविता, ठीक है। तो ऐसे संबंध जिनमें दोनों को लाभ होता है वो सहजीविता या फिर सहोपकारिता कहलाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो शैवाल, लाइकेन, भैंस, कौवा, ठीक है। कैसे समझेंगे कि इसमें दोनों को लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से संबंध रखते हैं, यानी कोई मर गया तो उसको खा लेंगे, कोई जिंदा है तो इसको खा लेंगे, ऐसा सिस्टम चलेगा। जैसे भैंस कौवा है तो भैंस अगर मर जाएगी तो उसकी सफाई कौन करेगा? कौवा करेगा, ठीक है। तो इसमें भैंस की सफाई हो गई यानी उसका लाभ हो गया, ठीक है। या फिर जो होता है कान होता है, ठीक है, या फिर जो भैंस की शरीर होती है उसमें जो है बहुत सारे कीड़े बैठे रहते हैं तो उनको कौन खाने आ जाता है? कौवा आ जाता है, ठीक है। तो उसकी कान में अगर कोई चीज चला गया, ठीक है, तो उसको कान को निकाल के, जो उसमें खूंट एक प्रकार से खूंटी होती है उसको निकाल के खा लेता है कौन? क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो भैंस को भी लाभ हो गया, उसके कान से खूंटी निकल गई, या फिर जो भी उसके शरीर में जो है छोटे छोटे कीड़े लगे थे भैंस पर, उसको किसने निकाल के खा लिया? कौवे ने। कौवे का पेट भर गया और भैंस की जो है जितनी भी खराब चीजें थी, कीड़े मकोड़े थे, वो नष्ट हो गए, ठीक है। तो यहां पर दोनों को लाभ हुआ कि नहीं? तो ये इसलिए जो सहोपकारिता या सहजीविता होती है ये दोनों में लाभ होता है, यानी जो भी जीव आपस में मिलते हैं, ठीक है, वहां पर दोनों को लाभ होता है। जहां पर दोनों को लाभ हो वही सहजीविता कहलाता है। दूसरा है इसमें सहभोजिता। क्या है? सहभोजिता। तो सहभोजिता में क्या होता है कि एक जीव को लाभ होता है लेकिन दूसरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो सहभोजिता होता है इसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को क्या होता है? कुछ नहीं मिलता, यानी जीरो। जीरो का मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक को तो खूब लाभ मिल जाएगा लेकिन दूसरे पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे कि अधिपादप पौधे, ठीक है। जैसे अधिपादप और पौधे, तो आप देखे होंगे बहुत सारे पौधों के ऊपर भी पौधा उग जाता है। मतलब किसी आम का पौधा है तो उस पर पीपल का पौधा, ठीक है, या किसी और का पौधा उग जाता है तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लाभ किसको होता है? जो उसके ऊपर उगा है, ठीक है। और किसको लाभ नहीं होता, यानी कुछ नहीं होता? जो मेन पौधा है, यानी जो प्रमुख पौधा है उसके ऊपर पौधा उगा है। तो जो प्रमुख पौधा है उसको किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो उसके ऊपर पौधा उगा होता है उसको लाभ होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य क्या करेगा? एक बच्चे को अपने ऊपर लाद लेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चलने लगेगा। तो ऐसे ऐसे चलने लगेगा तो लाभ किसको हो रहा है? उस बच्चे को हो रहा है। लेकिन जो मनुष्य लेकर उसको चल रहा है उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है, यानी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा अगर कंधे पर बैठ जा रहा है तो उसको कुछ होगा नहीं, ठीक है। वो आराम से उसको लेकर टहल सकता है, उसको किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परजीविता, ठीक है। क्या है? परजीविता।
तो परजीविता में क्या है, ध्यान दीजिए, परजीविता इसमें क्या है कि इसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। परजीविता, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जीना, पर यानी ऊपर, जीविता मतलब जीवित रहना, यानी एक को लाभ होता है तो दूसरे को हानि होती है, वही क्या कहलाता है, परजीविता। ठीक है, परजीविता क्या होता है, एक को लाभ दूसरे को हानि। ठीक है, उदाहरण अगर देखें हम तो मानव जुआ, जू, ठीक है, जू, ठीक है, और जो है मानव वायरस, ठीक है। और अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या, जो परजीविता है इसमें मानव जू, ठीक है, तो मानव के अगर सर में जो है जू पड़ गई है तो क्या करेगी, ब्लड खाएगी, यानी खून को चूस लेगी, तो चूस लेगी तो जो जू है यानी जुआ है उसको लाभ होगा, लेकिन जो मानव है उसको जो है ब्लड की हानि होगी, यानी उसको नुकसान पहुंचेगा, किसको, मानव को, लेकिन जुआ को क्या होगा, लाभ होगा। क्यों, क्योंकि वो उसको खून मिल रहा है। मानव वायरस, ठीक है, तो जो मानव है उसके साथ अगर कोई वायरस लड़ रहा है, यानी उसको कोई वायरस जो है अटैक कर दिया है, तो वायरस को फायदा होगा, ना कि मानव को। मानव को तो नुकसान होगा लेकिन वायरस को फायदा होगा। जैसे कोरोना वायरस है तो इसमें मनुष्य को नष्ट करता है, मनुष्य को फायदा नहीं होता, लेकिन जो कोरोना वायरस है उसको फायदा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आगे हमारा मृतोपजीविता। क्या है, मृतोपजीविता। तो आप परजीविता समझ गए, एक को लाभ दूसरे को हानि। ठीक है, तो मृतोपजीविता में क्या है, तो मृतोपजीविता में ये एक दूसरे को मरे शरीर को खाते हैं। जो मृतोपजीविता होती है ये एक दूसरे के मरे हुए शरीर को ही खा डालते हैं। यानी मरे हुए शरीर को कौन खाता है आप जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, अपघटक खाते हैं। कौन खाते हैं, अपघटक। जो अपघटक होते हैं ये मरे हुए तत्वों को ही खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मृतोपजीविता जो होता है ये मरे हुए को खा लेते हैं, वो मृतोपजीविता कहलाते हैं। ठीक है, इनमें अपमार्जक, ठीक है, इन्हें अपमार्जक भी कहा जाता है। किनको, मृतोपजीविता को क्या कहा जाता है, अपमार्जक। अपमार्जक किसको कहा जाता है, तो मृतोपजीविता को अपमार्जक कहा जाता है, जो मृत शरीर को खाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम जाने तो जैसे जीवाणु और कौवा। ठीक है, जीवाणु और कौवा, जीवाणु कौवा। ठीक है, तो जीवाणु जो यानी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मरी हुई चीजों को खत्म कर डालते हैं, नष्ट कर डालते हैं। और जो कौवा वो होते हैं, चील उल होते हैं, ये क्या करते हैं, मरी हुई कोई बॉडी है तो उसको नोच नोच के खा के खत्म कर देते हैं। ठीक है, प्रकृति को साफ कर डालते हैं। उसके बाद लिखा है परभक्षिता। क्या लिखा है, परभक्षिता। तो परभक्षिता क्या होता है, एक दूसरे जीवित शरीर को ही भक्षण करते हैं। ठीक है, कोई जीवित शरीर है जिंदा ही खा डालेंगे। ठीक है, कोई जीव किसी दूसरे जीव को जो है जिंदा ही खा डाले यानी भक्षण कर ले, ठीक है, वो क्या कहलाता है, परभक्षिता कहलाता है, जिंदा खाया जाने वाला। ठीक है, यानी कोई जीव दूसरे जीव को जिंदा खा ले, यानी जिंदा खा के खत्म कर दे, तो क्या कहलाता है, परभक्षिता। तो परभक्षिता में उदाहरण क्या हो सकता है हमारा, जैसे शेर द्वारा जो है हिरण का भक्षण करना। शेर और हिरण का जो संबंध है, शेर और हिरण। ठीक है, तो शेर और हिरण, जो शेर होता है वो हिरण का क्या कर लेता है, जिंदा ही भक्षण कर लेता है, वो हमारा परभक्षिता होता है। ठीक है, और अगर बात करें तो मोर और सांप जैसे होते हैं। ठीक है, कौन, मोर और सांप। ठीक है, तो जो मोर और सांप होते हैं इनमें भी क्या पाया जाता है, परभक्षिता पाया जाता है। और बात करें छिपकली और कीड़े मकोड़े की। ठीक है, छिपकली और कीड़े मकोड़े की, या फिर जो है सांप और मेढक की, ये सब क्या है, परभक्षी। परभक्षी का मतलब एक दूसरे पर हमला कर देते हैं जिंदा ही। ठीक है, जिंदा ही निगल डालते हैं, इसके अंतर्गत परभक्षिता के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असहभोजिता। तो असहभोजिता जो होता है, ठीक है, असहभोजिता जो होता है इसमें एक जीव के उत्पाद से दूसरे जीव को हानि होती है,
ठीक है। जो असहभोजिता होती है, इसमें एक जीव के उत्पाद से दूसरे को हानि हो जाती है, यानी कोई जन्म लिया, यानी किसी को फायदा हुआ तो किसी को नुकसान एकदम से हो गया। एकदम से मतलब एक जन्म लिया तो दूसरा मर गया, किसके अंतर्गत? असहभोजिता के अंतर्गत। जैसे जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है क्या कहा गया कि बैक्टीरिया की खोज इन्होंने की, जो कि पेनिसिलिन के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया। ठीक है, क्या कि पेनिसिलिन जो बैक्टीरिया है, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? पेनिसिलिन के द्वारा इसको नष्ट कर डाल दिया जाता है। ठीक है, किसको? बैक्टीरिया को। तो यहाँ पर एक का तो जो है जन्म हुआ, लेकिन दूसरा नष्ट हो गया। जैसे आपने सुना भी होगा, एक जो बिच्छू होती है, उसके जन्म के यानी उसके पेट में अगर बच्चा है, वो अगर जन्म लिया तो उसके बाद वो बिच्छू जिसके पेट में बच्चा था वो तुरंत मर जाती है। एक को तो फायदा हो गया, वो जन्म ले लिया, लेकिन दूसरे को क्या हो गया? वो एकदम से नष्ट हो गया। ठीक है, यानी एक को फायदा, दूसरे को एकदम से नुकसान, मर जाए। ठीक है, नष्ट हो जाए, वही हमारा असहभोजिता कहलाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा परपोषी था। अब हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी पिरामिड की। किसकी बात करने वाले हैं? पारिस्थितिक पिरामिड। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, हम बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। इसके लिए थोड़ा फिगर चाहिए, तो आइए देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। तो जो पिरामिड होता है, ठीक है, जो पिरामिड होता है, ये क्या कहलाता है? ये स्थलीय क्षेत्र पर जो है सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? पिरामिड। जो स्थल क्षेत्र होता है यानी ठोस क्षेत्र होता है, उस पर जो पिरामिड बनता है वो एकदम सीधा बनता है। सीधा का मतलब नीचे जो होगा यानी फर्स्ट नंबर पर यानी आधार पर जो होता है वो हमारा उत्पादक होता है। क्या होता है? उत्पादक। ठीक है, तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड है, ठीक है, तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड है, इसमें क्या होता है कि जो स्थलीय क्षेत्रों का पिरामिड होता है वो बहुत सीधा होता है। ठीक है, और जो जबकि समुद्र तथा मरुस्थल का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है। उल्टा का मतलब जो हमारा अगर पिरामिड मान लीजिए, ये हमारा पिरामिड है। ठीक है, ये जो है स्थल क्षेत्र का पिरामिड है। कहाँ का है? स्थल क्षेत्र का है। और जो हमारा समुद्र या रेगिस्तान या फिर जो है कहाँ का? समुद्र का। रेगिस्तान या समुद्र का जो है, जो हमारा पिरामिड होगा वो जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा का मतलब जो आधार, जो चोटी होती है वो नीचे हो जाती है और जो आधार होता है वो ऊपर हो जाता है। ये कहाँ का जो है पिरामिड है? ये समुद्र क्षेत्र का है और जो है ये रेगिस्तान क्षेत्र का है। ठीक है, रेगिस्तान क्षेत्र का जो ये पिरामिड है, ये उल्टा वाला पिरामिड, ठीक है, ये रेगिस्तान क्षेत्र का है। ये उल्टा है, ये उल्टा है, जबकि ये क्या है? सीधा है। ठीक है, तो जो ये सीधा है ये स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड है, और जो उल्टा है ये समुद्री और रेगिस्तानी क्षेत्र का पिरामिड है। अगर इसको हम डिवाइड करें इसके भागों में, इसमें पहला भाग जो आएगा सीधे वाले में, इसमें आएगा उत्पादक। क्या आएगा? उत्पादक। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक और उसके बाद अपघटक। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अपघटक। इसमें उपभोक्ता आते हैं। कौन आते हैं? उपभोक्ता। ठीक है, जो हमारा आधार होता है उसमें उत्पादक होते हैं। जो सीधा पिरामिड होता है यानी स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड होता है, आधार उत्पादक होता है, और जो चोटी होती है उसमें अपघटक होते हैं, और जो मध्य का भाग होता है उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। किसमें? ये स्थलीय पिरामिड में। और जस्ट इसका उल्टा जो होता है वो समुद्री और रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाने वाला पिरामिड होता है, जिसका जो चोटी होती है वो हो जाती है उसका उत्पादक। क्या हो जाती है? उत्पादक।
जो चोटी है उसका क्या हो जाएगा, उत्पादक, ठीक है। और जो इसका एकदम ऊपर का भाग यानी जो आधार था, स्थल का आधार, वो हो जाएगा हमारा अपघटक। क्या हो जाएगा, अपघटक, ठीक है। और जो मध्य का भाग होगा हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा, जो कि तृतीयक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। ये सारे हमारे उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर स्थलीय क्षेत्र जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, जबकि समुद्री और रेगिस्तानी क्षेत्र का पिरामिड उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड था, ठीक है। आगे हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिशत नियम या फिर लिंडेमान का नियम। तो जो प्रतिशत नियम है या लिंडेमान का नियम है, इसमें कहा क्या गया है, तो आइए हम देखते हैं। इसमें यही कहा गया है कि इस नियम के अनुसार एक जीव दूसरे जीव को खाता है, एक जीव दूसरे जीव को खा लेता है, ठीक है। किस नियम के अनुसार, प्रतिशत नियम या फिर लिंडेमान नियम के अनुसार एक जीव दूसरे जीव को खा लेता है तो मात्र 10% ऊर्जा ही मिलती है, ठीक है। 10% ऊर्जा ही मिलती है तथा बाकी की ऊर्जा श्वसन व अपूर्ण पाचन आदि में नष्ट हो जाती है। श्वसन और अपूर्ण पाचन में नष्ट हो जाती है जो बाकी की ऊर्जा होती है। 10% ऊर्जा ही क्या करती है, मिलती है। जैसे हम जाने क्या कि फिगर के जरिए, किंतु जहर या कीटनाशक में, ठीक है, किंतु जहर या कीटनाशक में क्या होता है, 90% मिल जाता है, क्या, ऊर्जा, ठीक है। अतः सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक के पास होती है, यानी जो उत्पादन कर रहा है, ठीक है, जो सबसे पहले कर रहा है उसके पास सर्वाधिक ऊर्जा होती है। सबसे कम ऊर्जा किसके पास जाती है, अपघटक के पास जाती है, जो कि मृत शरीरों को खाता है, उसके पास सबसे कम ऊर्जा जाती है। किंतु कीटनाशक का सर्वाधिक जो है प्रभाव जो है अपघटक को होता है। क्यों, क्योंकि जो कोई भी कीटनाशक दवा है उसको जो खाएगा उसके अंदर थोड़ा, उसके बाद जो खाएगा उसके अंदर और ज्यादा, उसके बाद जो खाएगा उसके अंदर और ज्यादा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो लास्ट में अपघटक ही उसको भक्षण करता है यानी खाता है। तो अपघटक के पास जो है सबसे अधिक जो है प्रभाव जाएगा, किसका, कीटनाशक का, ठीक है। इसलिए जहरीली कीटनाशक दवाओं पर रोक लगा दिया गया है, जिससे जो है किसी को ज्यादा मात्रा में नुकसान ना हो, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे LD50 यानी लीथल डोज जो होता है, ठीक है, LD50 जो होता है, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया यानी लीथल डोज 50, ठीक है। ये इतनी खतरनाक जो है कीटनाशक दवा थी कि बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचता था, ठीक है। तो ये हमारा था प्रतिशत नियम या लिंडेमान का नियम। उदाहरण हम कैसे जाने, उदाहरण का मतलब ये है फिगर के जरिए हम कैसे समझें, तो हम आपको बता रहे हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य आ गया, ये सूर्य हो गया, ठीक है, इसमें रोशनी निकल रही है, क्या निकल रही है, रोशनी। इसके बाद इसमें से जो भी प्रभाव निकलेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, किसको मिलेगा, पेड़ पौधों को मिलेगा, किसको मिलेगा, पेड़ पौधों को मिलेगा, घास फूस को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, किसके पास जाएगा, बकरी के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, बकरी के पास जाएगा, बकरी। उसके बाद किसके पास जाएगा, मनुष्य। उसके बाद शेर। उसके बाद जो है किसके पास जाएगा, तो शेर के बाद जो है वो चील के पास जाएगा। चील मतलब जान लीजिए कि एक प्रकार से आप अपघटक, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कैसे, तो सिस्टम यहां से क्या बना, सिस्टम यहां से क्या बना, आप इस पर ध्यान दो। तो यहां से मान लीजिए कि 1 लाख ऊर्जा निकली, कितनी, 1 लाख, ठीक है। तो पौधों को कितना मिला, 10,000, ठीक है। बकरी को कितना मिला, 1,000, ठीक है। और जो मनुष्य है उसको कितना मिला,
100, शेर जो है उसको कितना मिला 10, और जो चील है वो उसको कितना मिला 1 मिला। सभी में क्या हुआ कि 10% का लॉस हुआ। ठीक है, 10% जो है सभी को क्या हुआ कम मिला। ठीक है, 10% जो है सभी को क्या मिला कम मिला। ये था हमारा प्रतिशत नियम, जिसको लिंडेमान का नियम या फिर प्रतिशत नियम कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने जितनी जानकारी दी आपको वो आपको समझ में आसानी से आ गई होगी। ठीक है, तो अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।